हेलो फ्रेंड्स, डिस्कशन मेथड पर मैंने इंग्लिश में वीडियो भी दे दिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो और इसका पीडीएफ दोनों मौजूद है। लेकिन मुझे अभी रिक्वेस्ट आया कि ये हिंदी में चाहिए, तो मैंने यहाँ बोर्ड पर उसके पॉइंट्स लिख दिया है और मैं उसको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो डिस्कशन मेथड को हम विचार विमर्श मेथड भी कहते हैं। ठीक है, विचार विमर्श या चर्चा विधि ये भी कहते हैं, वाद विवाद विधि भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं। तो क्या है कि हम जानते हैं कि अभी की शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो बच्चा क्या है, एक सक्रिय है मेंबर है शिक्षा में। मतलब पहले क्या था, पहले होता था टीचर डोमिनेटेड क्लास, अब होता है चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसमें बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भाग लेना या योगदान करना क्लास में, क्लास की क्रियाओं में, क्रियाकलापों में। तो इससे शिक्षा ज्यादा अच्छी होती है। बच्चों की सक्रिय भूमिका से वो करके जब सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी इसमें आता है। तो ये डिस्कशन मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना और बाल केंद्रित शिक्षा को प्रश्रय देता है। तो इसमें क्या है, ये जो है ना, ये पहले सुकरात की विधि थी शिक्षा देने की, जिसमें कि उन्होंने इंटरैक्शन और डायलॉग पर जोर दिया। इंटरैक्शन मतलब प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर मेथड से वो शिक्षा देने की बात करते थे। और साथ ही साथ वार्तालाप विधि, तो वार्तालाप विधि ही वाद विवाद, परिचर्चा, चर्चा विधि या विचार विमर्श विधि के तहत आता है। इसमें क्वेश्चन आंसर के द्वारा पहले पढ़ाया जाता था सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग में। तो यहाँ छात्रों को क्या करना है कि अपने बात को रखना, अपनी बात को सही ढंग से रखना या दूसरे की बात को समझना, एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो क्या है कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय श्रोता नहीं है। ठीक है, ये अभी हमने समझा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा सक्रिय होता है, वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान करता है। ठीक है, सक्रियता से क्या होता है, बच्चे को जो ज्ञान होता है, जो खुद करके सीखता है या जिस परिचर्चा में खुद भाग लेकर वो सीखता है, तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है उसको। तो स्थायी ज्ञान जो होता है वो क्रियात्मक शिक्षण विधि इसको कहते हैं। क्यों क्रियात्मक? इसमें बच्चा एक्टिव होता है, एक्शन में रहता है, वो सोचता है। वो वाद विवाद में क्या होता है कि शिक्षक का रोल होता है कि वो एक विषय देता है जिसपे बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। तो वो कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे। पहले ये समझ लें कि विचार विमर्श विधि में क्या होता है, बालक और शिक्षक मिलकर किसी प्रकरण पर, किसी टॉपिक पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं। यहाँ बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, वो खुलकर अपनी बातों को कह पाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें सही हो, गलत भी हो, फिर भी उन्हें कहने की स्वतंत्रता होती है और उनकी बातों को ध्यान दिया जाता है और उनका मखौल नहीं उड़ाया जाता है, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता है। तो इसमें स्वतंत्रता पूर्वक समूह में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है, डिस्कशन विधि या विचार विमर्श विधि है ना, उसमें सबसे ज्यादा छात्रों का योगदान हो सकता है। सारे के सारे बच्चे योगदान कर सकते हैं। एक साथ समूह में आकर सभी बच्चों का योगदान होता है, सभी बच्चे मिलकर करते हैं। इससे उनकी आपस की झिझक भी मिटती है और वो अपने माइंड पर जोर देते हैं और उनके जो इन माइंड के मतलब विचार होते हैं, जो उनके दिमाग में विचार होते हैं, वो विचार बाहर आते हैं। इससे बहुत तरह के आइडियाज भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये जेम्स एम ली ने इसका एक परिभाषा दी है, वाद विवाद या विचार विमर्श विधि या परिचर्चा विधि या चर्चा विधि, जो भी कहें, या सोक्रात विधि या प्रश्नोत्तर वार्तालाप विधि। यह एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है, सामूहिक एक ग्रुप में होता है। हमेशा डिस्कशन मेथड में ग्रुप में बच्चे होते हैं और जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगी रूप से किसी भी समस्या या प्रकरण पर बात करते हैं। मतलब यहाँ छात्रों को टॉपिक दिया जाता है और इस पर छात्र टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, ये सारे गुण भी हम देखेंगे। तो विचार विमर्श दो तरह का होता है, या विधि जो है ये डिस्कशन मेथड दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक का मतलब हुआ फॉर्मल, अनौपचारिक का हुआ इनफॉर्मल। औपचारिक में क्या होता है, विधिवत ढंग से निश्चित नियम के तहत होता है। इसमें क्या होता है कि एक सभापति चुना जाता है, एक नेता होता है जो उसका संचालन करता है, एक व्यक्ति उसमें नोट बनाता है, एक छात्र
छात्र और शिक्षक के द्वारा प्रकरण दिया जाता है या विषय दिया जाता है, उस पर बच्चे डिस्कस करते हैं। तो ये विधिवत ढंग और निश्चित नियम से होता है, नियम के तहत होता है। और अनौपचारिक में क्या होता है कि कोई नियम नहीं है, शिक्षक की देखरेख में विचारों का आदान प्रदान होता है। क्लासरूम का डिस्कशन भी इस तरह का हो सकता है, किसी क्वेश्चन को थ्रो कर दिया गया और बच्चे उसमें आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका स्वरूप कैसा होता है, इसमें नेता चुना जाता है एक छात्र को और छात्र का समूह होता है। समस्या शिक्षक के द्वारा या छात्र के द्वारा कोई भी टॉपिक दिया जाता है और उससे संबंधित तथ्य और आंकड़ों की तैयारी के बाद शुरू होता है। ये मतलब टॉपिक दे दिया जाता है, बच्चे तैयार होके आते हैं या फिर अचानक से भी तय कराया जाता है डिस्कशन मेथड, और बच्चों को टॉपिक देकर तुरंत उसमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। या तो तैयारी के साथ या तो बिना तैयारी के भी कराया जा सकता है। तो ये जो डिस्कशन वर्ड जो है डिस्कस, ये लैटिन शब्द डिस्क्यूटेरे से आया है। डिस्क्यूटेरे, इसका अर्थ होता है हिलाना या हिट करना। मतलब हिलाना, क्या हिलाना, माइंड को हिलाना, शेक करना माइंड को। ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिससे बच्चे सोचने के लिए मजबूर हों, उनके मन में तरह तरह के विचार आए, आइडियाज आए, या उनके दिमाग को हिट किया जाए किसी पॉइंट से, किसी समस्या से, ताकि वो उस पर अपने विचार व्यक्त कर सके। स्ट्राइक करना या शेक करना। और विचार क्या है, खुद से प्रकट हो, खुद के मस्तिष्क से प्रकट हो, कहीं से किताब से पढ़कर नहीं, बल्कि बच्चे खुद अपने विचार को प्रकट करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में सोचने की शक्ति का विकास होगा, रीजनिंग का विकास होगा, एनालिटिकल पावर का विकास होगा। विचार विमर्श विधि में खुले प्रश्न होते हैं। खुले प्रश्न का क्या मतलब हुआ, जिसको हम इंग्लिश में ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसका मतलब है कि खुले प्रश्न दे दिए गए जिसका आंसर आप मन चाहे ढंग से दे सकते हैं। जो भी, उसका कोई लिमिट नहीं होता, कोई वर्ड लिमिट नहीं होता, कोई उसका निश्चित खाका नहीं होता, किसी के अंदर आपको जवाब देना है, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप अपने मन से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। सहयोग पूर्वक विचारों का विनिमय, इसमें क्या होता है कि आपसी सहयोग से कोई किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता। जब कोई बच्चा कोई अपना विचार देता है तो खिल्ली नहीं उड़ाता, कोई उसका मजाक नहीं बनाता, और सहयोग पूर्वक लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और उसमें सही गलत का विश्लेषण करते हैं और विचार का विनिमय होता है। बच्चे उसमें चिंतन करते हैं, समस्या का समाधान भी निकलता है। समस्या, उसके अलावा बच्चों की समझ बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होता है। इसकी विशेषता क्या है, जो विचार विमर्श विधि है, ये अनुभवात्मक अधिगम होता है। मतलब क्या है कि अनुभव, एक्सपीरियंस करके ज्ञान होता है, जिसमें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं किसी पॉइंट पर। मान लीजिए वो सहमत है, ना सहमत है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और किसी के कहे हुए पॉइंट का विश्लेषण भी करते हैं। यहाँ पर बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है। किसी भी पॉइंट को हर तरीके से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी एस्पेक्ट को देखते हैं। छात्रों के प्रारंभिक विचार क्या है, ये पता चलता है। किसी विषय पर उनके प्रारंभिक विचार का पता चलता है, फिर उनके विचारों में मॉडिफिकेशन भी होता है। जब सबका विचार सुनते हैं तो उनकी समझ में वृद्धि होती है और उनके विचारों में परिवर्तन होता है। तो वो इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना सीखते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह का। फिर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो चारों है एप्लीकेशन, क्या क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है, ब्लूम का दिया हुआ, उसमें सभी एस्पेक्ट का विकास होता है। उसमें आता है नॉलेज, सबसे पहले ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन इसमें नॉलेज पर आधारित होते हैं, ज्ञान पर आधारित, जिसे हम कहते हैं नॉलेज, ज्ञान। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम कहते हैं समझ पर आधारित प्रश्न होता है या बच्चे समझ पाते हैं। फिर तीसरा होता है एप्लीकेशन, मतलब प्रयोग, अनुप्रयोग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद होता है एनालिसिस, जिसका हम हिंदी कहते हैं विश्लेषण। और चौथा होता है, अंतिम होता है संश्लेषण, जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद बच्चे इसका मूल्यांकन भी करते हैं। संश्लेषण या मूल्यांकन आप कहें
कि जो भी बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, उसका इवेल्युएशन, उसका मूल्यांकन। तो ये जो सारी चीजें जो आप लेसन प्लान बनाने में सारे उद्देश्यों को देखते हैं, सारे उद्देश्य पूरे होते हैं इस विचार विमर्श विधि में। इसके बाद क्या होता है कि नए विचारों का आगमन होता है मस्तिष्क में, या ज्ञान होता है नए विचारों का, हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर कैसे सोचना है, कैसे नई रणनीतियों को प्रयोग करना है, ये सारी चीजें हम विचार विमर्श विधि के द्वारा सीखते हैं। इसके गुण क्या है? इसमें छात्रों में सहयोग और सहिष्णुता की भावना बढ़ती है, क्योंकि छात्र एक दूसरे की बात को सुनते हैं, और एक जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो पहले और बाकी के लोग सुनते हैं, तो उसमें सहिष्णुता बढ़ती है, सहिष्णुता की भावना का उदय होता है। भाव और विचार उनके सुव्यवस्थित होते हैं, उनके विचार सुनकर उसको एक सिस्टमैटिक रूप में वो प्रेजेंट करते हैं। स्वतंत्र अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर वो जब अपने विचार रखते हैं तो वो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, और स्वतंत्र निर्णय के तहत अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विषय सामग्री का चयन करने में आसानी होती है, उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है, विश्लेषण का विकास होता है, समझ में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, तो दोष भी है। दोष क्या है कि ये ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी समय की बर्बादी होती है। सही सब्जेक्ट नहीं लिया गया या बच्चों को समझ नहीं आया तो वो पूरा समय बर्बाद हो जाता है, और ग्रुप डिस्कशन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में समय की बर्बादी होती है। दूसरे जो बच्चे शर्मीले होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, वो बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते, वो बढ़कर हिस्सा नहीं लेते और वो पीछे रह जाते हैं। तो इससे मंद बुद्धि और शर्मीले बच्चों को लाभ नहीं होता। फिर ये इसका संचालन केवल हायर क्लासेस में संभव है, उच्च कक्षाओं में संभव है, छोटे बच्चों के साथ ये संभव नहीं है। तो विचार विमर्श विधि के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सुझाव क्या है कि जो भी समस्या शिक्षक दें, जिस पर डिस्कशन हो रहा है, वो शैक्षिक महत्व का हो। दूसरा, सभी छात्रों को अवसर मिले बोलने का। ये नहीं कि जो तेज बच्चे हैं वही बोलते रह जाएं और बाकी लोग चुप बने रहे और उनको मौका ही ना मिले बोलने का। उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति में सहयोग हो, कोई किसी के विचार को सुने तो सहयोग हो। ऐसा ना हो कि ये डिस्कशन पर्सनल हो जाए। आजकल क्या होता है, किसी भी समस्या पर, इश्यू पे बात होती है तो लोग पर्सनल हो जाते हैं, कभी धार्मिक हो जाते हैं, कभी बायस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह का ग्रुप डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसका टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में आपसी भेद न हो जाए, मतभेद न पैदा हो जाए। इसलिए डिस्कशन में अभिव्यक्ति में सहयोग होना चाहिए, और इस याद करके रटी रटाई चीजों को बोलने की अपेक्षा क्या हो, बस जो भी बात बोले उसमें रीजनिंग हो, लॉजिक हो, और उसमें डिसीजन हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिए या फिर रट के आके बोल दिए जिसका वहां पर कोई तालमेल ना हो। फिर बच्चों की स्वतंत्र निर्णय को, स्वतंत्र राय को महत्व दिया जाए, क्योंकि बच्चे आने वाले समाज के, आने वाले देश के भविष्य हैं, तो उनकी राय बहुत महत्व रखती है। तो किसी भी समस्या पर उनके क्या विचार हैं, इससे अवगत होना और उसको महत्व देना जरूरी है। छात्रों के विचारों को महत्व देना होगा। सक्रिय श्रवण मतलब सब लोग एक्टिव हों, ये नहीं कि एक बोल रहा है बाकी लोग अपने बातचीत में लगे हों। तो सक्रिय भागीदारी सबकी जरूरी है। फिर अब अगर किसी से बोलने में या किसी चीज को, पॉइंट को प्रेजेंट करने में गलती हो गई तो उस गलती को स्वीकार करना, और शिक्षक और अन्य व्यक्तियों को भी उस ह्यूमन एरर समझकर उस गलती को स्वीकार करना। फिर इसमें परासंचार मतलब क्या है कि जो भी चीज बताया जा रहा है उसके और एस्पेक्ट क्या है, कोई भी मतलब संचार के ऊपर संचार। मान लीजिए आप कोई चीज खरीद के लाए, तो उसके बाद उसमें जो गैजेट आप खरीद के लाए, तो गैजेट को यूज करने का क्या तरीका है, फिर उसमें जितने पार्ट्स हैं उसका क्या उपयोग है। तो ये हुआ कि एक गैजेट खरीद के लाए आप इस काम के लिए, अब उसमें जितने उसके पार्ट्स हैं उनका क्या उपयोग है, वो कैसे बना है। तो ये सब की जानकारी जो होती है उसे मेटा कम्युनिकेशन या परासंचार कहते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ग्रुप डिस्कशन या विचार विमर्श होना चाहिए, और ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है जिसमें पूरे क्लास को लेके चला जा सकता है, और ये पूरे क्लास की सक्रियता और भागीदारी को दर्शाता है। इसलिए ये टीचिंग का एक अच्छा मेथड माना जाता है, अच्छी विधि है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।